नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। रूस यूक्रेन के बीच महीनों से जारी युद्ध के बीच अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ 2 दिन 6 और 7 जनवरी तक युद्ध विराम की घोषणा की है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक ये निर्णय ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस को देखते हुए लिया गया है। पुतिन ने यह फैसला आध्यात्मिक गुरु पैट्रियार्क सिरिल के अनुरोध पर किया है। इस युद्ध विराम की अपील रूस ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख ने भी की थी। उन्होंने अपील की थी कि यूक्रेन में इस सप्ताह के आखिर में 36 घंटे के लिए युद्ध रोक दिया जाए। इसके बाद ही क्रेमलिन की ओर से जारी आदेश में ऐसा करने का फैसला किया गया है। क्या ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को जबरन निशाना बनाया गया और जानबूझकर कानूनी पचड़े में फंसाने की कोशिश की गई? ये सवाल इसलिए है कि 2020 के जिस एक ट्वीट को लेकर उन पर एफआईआर हुई थी, पॉक्सो एक्ट लगा था और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने शिकायत की थी। उस मामले में दिल्ली पुलिस को 2 साल में भी कोई अपराध नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि अगस्त 2020 में एक ट्विटर यूजर के जवाब में ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट में कोई अपराध नहीं पाया गया है। ऑल्ट न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अधिवक्ता नंदिता राव ने न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंबानी से कहा कि जुबैर का नाम भी एफआईआर के संबंध में दायर चार्जशीट में नहीं है। अब अदालत ने मामले को 2 मार्च को सूचीबद्ध कर दिया है और पुलिस को चार्जशीट को रिकॉर्ड पर रखने के लिए कहा है। बता दें, यह मामला जुबैर द्वारा पोस्ट किए गए एक ट्वीट से जुड़ा है, जिसमें एक यूजर की प्रोफाइल तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने पूछा था कि आपकी प्यारी पोती को सोशल मीडिया पर लोगों को गाली देने के आपके पार्ट टाइम जॉब के बारे में पता है? मैं आपको अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदलने की सलाह देता हूँ। जुबैर ने अपने ट्वीट में नाबालिग लड़की के चेहरे को ब्लर कर दिया था। यूजर ने तब जुबैर के खिलाफ अपनी पोती के साइबर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कई शिकायतें दर्ज कराई। जुबैर के खिलाफ दिल्ली में दर्ज एफआईआर में कई धाराएं लगाई गई थी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनभूलपुरा में अतिक्रमण को हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अभी नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रातों रात 50,000 लोगों को हटाया नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस ए.एस. ओका की बेंच ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनभूलपुरा के लोगों को फौरी तौर पर राहत जरूर मिली है। अदालत का फैसला आने के बाद हल्द्वानी में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने खुशी मनाई। याचिकाकर्ताओं के वकील और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में मानवीय पक्ष को देखा जाए और अगर रेलवे को जगह की जरूरत है तो उसे भी तय किया जाए। खुर्शीद ने कहा कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए भी पुनर्वास की कोई योजना लेकर आने के लिए शीर्ष अदालत ने कहा है। बता दें, नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि बनभूलपुरा इलाके की गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती व इंदिरा कॉलोनी में रेलवे की 28 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया जाए। अतिक्रमण की जद में 4,365 मकान आ रहे हैं। इस संभावित कार्रवाई से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या लगभग 40 से 50,000 है। अफगानिस्तान में तालिबान के द्वारा महिलाओं पर पढ़ने लिखने की पाबंदी लगाने को लेकर गीतकार जावेद अख्तर ने मुस्लिम विद्वानों की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। जावेद अख्तर ने ट्वीट कर कहा कि तालिबान ने महिलाओं और लड़की के स्कूल कॉलेज में पढ़ने लिखने और उनके काम करने पर इस्लाम के नाम पर पाबंदी लगा दी है। इस पर भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे इस्लामिक विद्वानों ने अब तक इसकी निंदा नहीं की है। आखिर ऐसा क्यों? क्या वे तालिबान से सहमत हैं? बता दें, हाल ही में तालिबान ने लड़कियों की उच्च स्तरीय शिक्षा पर भी रोक लगा दी थी। इससे पहले प्राथमिक शिक्षा पर बैन लगाया था। लड़कियां और महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं। बता दें, इससे पहले भी तालिबान ने महिला विरोधी कई फैसले किए हैं। उत्तराखंड का मशहूर तीर्थ शहर जोशीमठ धंस रहा है। जोशीमठ में पहाड़ों पर अचानक जमीन का धंसाव शुरू हो गया है। जोशीमठ से आ रही तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कहीं कहीं से पानी का अचानक भयानक रिसाव शुरू हो गया है तो कहीं जमीन फटने लगी है। जमीन में कई फीट चौड़ी दरारें पड़ गई हैं। मकान की दीवारें फटने लगी हैं। कई जगहों पर कीचड़ और मलबे वाला पानी का बहाव तेज होता जा रहा है। इसके कारण जोशीमठ के बाशिंदों में अपने शहर के अस्तित्व को लेकर आशंकाएं बढ़ गई हैं। हजारों लोगों का इन दिनों एक ही सवाल है, क्या वो आने वाले दिनों में कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? लोग बुरी तरह डरे हुए हैं और रात भर जागने को मजबूर हैं क्योंकि उनके घर रहने और सोने लायक नहीं बचे हैं। अब तक 590 घरों में दरारें आ गई हैं और इससे 3,000 लोग प्रभावित हैं। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने कहा है, अगर समय रहते यहाँ से प्रभावित लोगों को विस्थापित नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर जनधन की हानि होगी। संघर्ष समिति ने राज्य सरकार से मांग की है कि लोगों को जल्द विस्थापित किया जाए।
घरों में दरारें आने की वजह से लोगों ने अपने मकान खाली करने शुरू कर दिए हैं और वो सुरक्षित स्थानों पर या अपने पुश्तैनी गांव की ओर लौटने लगे हैं। बता दें, जोशीमठ को लेकर साल 1976 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में भी इस शहर के धंसने का जिक्र किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 1976 की रिपोर्ट के बाद से आज तक भी सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों का साफ कहना है कि उनका अस्तित्व खत्म होने के कगार पर आ गया है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती ने कहा, अस्पताल, सेना के भवन, मंदिर, सड़कें सब धंस रही हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना की एनटीपीसी की सुरंग ने जमीन को खोखला कर दिया है, तो दूसरी ओर बाईपास सड़क के लिए की गई खुदाई ने शहर की नींव हिला दी है। कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी और भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू का साथ मिला है। आरएलडी के कई वरिष्ठ नेता बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को भी पत्र लिखा गया था, लेकिन इनके मुखिया अखिलेश यादव और मायावती इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। हालांकि दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने यात्रा को अपनी शुभकामनाएं दी। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा जब बुधवार को आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी के गृह जिले बागपत में पहुंची तो यहां आरएलडी के वरिष्ठ नेताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। यात्रा को शामली जिले से आगे बढ़ते हुए हरियाणा में प्रवेश करना है। उसके बाद यात्रा पंजाब से होते हुए कश्मीर जाएगी, जहां इस यात्रा का समापन होना है। एमसीडी चुनाव में पार्षदों के चुनाव के बाद कल यानी शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव होगा। इसके साथ ही कल डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी चुने जाएंगे। वोटिंग सुबह 11 बजे से शुरू होगी। एकीकरण के बाद कल दिल्ली को मेयर मिल जाएगा। इस चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से शैली ओबेरॉय और बीजेपी की तरफ से रेखा गुप्ता को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा डिप्टी मेयर पद के लिए बीजेपी की ओर से कमल बागड़ी और आम आदमी पार्टी की ओर से आले इकबाल को उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें, एमसीडी मेयर चुनाव रोचक होने वाला है। दरअसल आम आदमी पार्टी को सदन में बहुमत हासिल है, बावजूद इसके बीजेपी ने मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। हालांकि पहले बीजेपी ने ऐसा न करने का फैसला किया था, लेकिन बाद में यू टर्न लेते हुए बीजेपी ने चुनाव में उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन पर जेल अधिकारियों को धमकी देने का आरोप लगा है। इस मामले में जेल अधिकारियों ने शिकायत भी दर्ज कराई है। उसमें आरोप लगाया गया है कि जैन ने जेल अधिकारियों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। आरोप है कि जैन ने जेल अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वो किसी को भी नहीं बख्शेंगे, चाहे वो कोई सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी हो। बता दें, सत्येंद्र जैन को 31 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वो तिहाड़ जेल में बंद है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत निजी फर्मों के स्वामित्व वाली 4.81 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कुर्क करने के बाद अप्रैल में जैन को गिरफ्तार किया गया था। चार्जशीट में कहा गया है कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री के पद पर रहते हुए सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी से 31 मई 2017 के दौरान अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। उनकी जमानत के अनुरोध को कई बार खारिज किया जा चुका है। बहरहाल, वीडियो विवाद थमे अभी कुछ हफ्ते हुए हैं कि अब जेल अधिकारियों को धमकी देने का मामला सामने आ गया। अंजलि के परिवार और पड़ोस में रहने वाली महिलाओं ने आज 5 जनवरी को कार से घसीटे जाने के मामले की गवाह निधि के आवास पर प्रदर्शन किया। उन्होंने निधि पर असली बात को छिपाने और झूठ बोलने के आरोप लगाए। दिल्ली पुलिस ने अब कहा है कि वो अंजलि की कथित दोस्त निधि का नार्को टेस्ट करवाएगी। इस बीच आम आदमी पार्टी ने आज गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि बीजेपी और दिल्ली पुलिस ने मिलकर एक स्टार गवाह को पेश किया और कहानी को घुमाया जा रहा है। बता दें, 1 जनवरी को घटी इस घटना ने दिल्ली को हिला दिया है। सुल्तानपुर इलाके में एक कार ने स्कूटी को टक्कर मारी। स्कूटी पर 2 लड़कियां थीं। एक लड़की को कार घसीटते हुई करीब 12 किलोमीटर ले गई। लड़की की मौत हो गई। उसका नाम अंजलि था। पीछे बैठी उसकी दोस्त निधि इस घटना के बाद वहां से भाग गई और सीधे घर चली गई। उसने पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी। निधि ने कल 3 जनवरी को मीडिया को बताया था कि अंजलि और वो नई साल की एक पार्टी में गए थे। अंजलि ने बहुत शराब पी रखी थी। मैंने उसे स्कूटी चलाने से मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। कंझावला से गुरुवार को काफी तादाद में महिलाएं निधि के घर पहुंचे और वहां दिल्ली पुलिस और निधि के घर नारे लगाए। इन महिलाओं में अंजलि के परिवार के लोग और रिश्तेदार भी शामिल थे। महिलाओं ने आरोप लगाया, ये बड़ी साजिश थी। निधि सच क्यों नहीं बता रही है? वो बार बार बयान बदल रही है और झूठ बोल रही है। दिल्ली के कंझावला में लड़की को कार से कई किलोमीटर घसीटे जाने के मामले में अब 2 और आरोपियों के शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस ने कहा कि संदिग्ध सीसीटीवी फुटेज में देखे गए हैं। पुलिस ने आज कहा है कि संदिग्ध कार के मालिक आशुतोष और आरोपियों में से एक का भाई अंकुश है। पुलिस ने कहा कि दोनों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
बता दें कार में सवार 5 आरोपियों दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण मिथुन और मनोज मित्तल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल पीड़ित लड़की 1 जनवरी को तड़के स्कूटी से घर लौट रही थी। कार में सवार आरोपियों ने उसे टक्कर मार दी। लड़की कार के निचले हिस्से में फंस गई। कई किलोमीटर तक वो घसीटती गई, इससे उसकी मौत हो गई। एफआईआर में कहा गया है कि कार में सवार लोगों को पता था कि उन्होंने स्कूटी पर एक लड़की को टक्कर मारी थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटनाओं को फर्जी खबर बताया और ऐसी फर्जी खबर फैलाने वालों पर निशाना साधा। बता दें हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की 2 घटनाएं सामने आई थी। पूर्वी रेलवे ने कहा था कि जांच से पता चला है कि एक घटना बिहार में और दूसरी पश्चिम बंगाल में हुई। इन पथराव की घटनाओं के बाद बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस बीच ममता बनर्जी ने संवाददाताओं से कहा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे टीवी चैनलों ने 3 दिनों तक बंगाल को बदनाम किया है। जिन्होंने बदनाम किया और फर्जी खबरें दिखाई और लोगों को फर्जी जानकारी दी और बंगाल को बदनाम किया, उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। ये बंगाल में नहीं हुआ है, ये बिहार में हुआ है। बिहार के लोगों को शिकायत हो सकती है। ममता ने कहा कि अगर उन्हें कोई शिकायत भी है और उन्होंने कुछ किया भी है, तब भी आप बिहार का अपमान नहीं कर सकते। उन्हें भी इन सेवाओं को पाने का अधिकार है और सिर्फ इसलिए कि बीजेपी सत्ता में नहीं है, उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। सीएम बनर्जी ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है। ये एक नई ट्रेन है, जिसे हम कहते हैं कि इंजन के बिना सिर्फ एक पेंट की गई नई ट्रेन है। यहाँ से बहुत सारी पुरानी ट्रेनों के रेक वापस ले लिए गए हैं। ममता ने कहा कि मैं अपने कार्यकाल के दौरान कम से कम 100 नई ट्रेनें देती थी। 11 वर्षों में हमें एक भी ट्रेन नहीं मिली और ये सिर्फ एक ट्रेन है। जिन्होंने ऐसा किया है और जिन्होंने केवल बंगाल को बदनाम किया है, मैं उसकी निंदा करती हूँ और हम इन फर्जी खबरों को देखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में एक रैली के दौरान भी अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र किया। शाह ने कहा कि 1 जनवरी 2024 तक अयोध्या में राम मंदिर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे को कोर्ट में घसीट रही थी। कांग्रेसी इसे कोर्ट के अंदर उलझा रहे थे। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट। मोदी जी आए, एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने रामलला के मंदिर का भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण शुरू कर दिया। बता दें त्रिपुरा में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले प्रदेश में अलग अलग मुद्दों का जिक्र किया जा रहा है। एयर इंडिया की यूएस इंडिया फ्लाइट में गंदी और घटिया हरकत करने वाला शख्स मुंबई का बिजनेसमैन है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी की पहचान शेखर मिश्रा के रूप में की है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एयर इंडिया ने उस पर 30 दिनों तक अपनी फ्लाइट पर रोक लगा दी है। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि एयर इंडिया ने आरोपी और शिकायतकर्ता के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी। एयर इंडिया ने दिल्ली पुलिस को सिर्फ उनके नाम बताए थे। इसके बाद पुलिस ने पूरी पड़ताल की। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के व्यवसायी शेखर मिश्रा के रूप में पहचाने गए आरोपी को दिल्ली पुलिस ने 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में गंदी हरकत करने और अपने बगल में बैठी बुजुर्ग महिला यात्री पर पेशाब करने के लिए आरोपित किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से कहा कि दिल्ली पुलिस उस बिजनेसमैन की गिरफ्तारी के लिए मुंबई जा सकती है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा अधिकारी से सूचना छुपाने के लिए पुलिस एयर इंडिया के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू करेगी। एयर इंडिया के विमान में फिर एक शराब पिए हुए व्यक्ति के द्वारा सहयात्री पर पेशाब करने की घटना सामने आई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पेरिस से दिल्ली आ रहे विमान में शख्स ने महिला यात्री के कम्बल में पेशाब कर दी। इस मामले में एयर इंडिया के अधिकारियों ने बताया कि पुरुष यात्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि उसने लिखित माफी मांग ली है। वहीं एयर इंडिया की 2 अलग अलग फ्लाइट में नशे में धुत होकर 2 व्यक्तियों के महिला सहयात्रियों पर पेशाब करने के मामले को लेकर एविएशन अथॉरिटी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइन को फटकार लगाई। डीजीसीए ने एयर इंडिया से कहा कि एयरलाइन जिस तरह से इन मामलों से निपट रहा है वो प्रोफेशनल तरीका नहीं है। पठान फिल्म का प्रमोशन करने पर अहमदाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मॉल में बुधवार को तोड़फोड़ की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए और नारेबाजी की। शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की प्रमुख भूमिका वाली ये फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है। फिल्म पठान को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके एक गाने बेशर्म रंग में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के द्वारा पहने गए कपड़ों को लेकर दक्षिणपंथी और हिंदुत्ववादी समूहों ने फिल्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि इस फिल्म को थिएटर में न लगाया जाए। बजरंग दल ने कहा कि अगर मूवी रिलीज हुई तो बजरंग दल अपने तेवर दिखाएगा। बता दें विवाद को देखते हुए सेंसर बोर्ड ने पहले ही पठान फिल्म के निर्माताओं को बेशर्म रंग गाने सहित फिल्म में कुछ बदलाव करने को कहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के दौरे पर मुंबई पहुंचे हैं, जहां पर वो उत्तर प्रदेश में अगले महीने होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सिलसिले में देश के बड़े व्यापारियों, फिल्म जगत के लोगों और बड़े उद्यमियों से मुलाकात करेंगे।
मुख्यमंत्री योगी ने पहले दिन प्रवासी उत्तर भारतीयों से संवाद किया और उन्हें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए न्योता दिया। योगी ने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, यूपी से माफिया राज और गुंडा राज खत्म हो गया है, इसलिए वो धर्म के राज्य से अर्थ के राज्य में लोगों से मिलने आए। वहीं शिवसेना ने योगी के दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि योगी जी को गुजरात जाना चाहिए, क्योंकि पहले ही महाराष्ट्र से बड़ी इंडस्ट्री गुजरात शिफ्ट हो गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र से पहले ही बड़े निवेशक गुजरात शिफ्ट हो गए हैं, ऐसे में मुंबई आकर योगी जी को कुछ मिलने वाला नहीं है। एशिया कप 2023 के लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसमें भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। बीसीसीआई और एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह ने ट्वीट करके साल 2023 और 2024 के लिए क्रिकेट कैलेंडर जारी किया। कैलेंडर के अनुसार जुलाई में होने वाले मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप, सितंबर में होने वाले मेंस ओडीआई एशिया कप और दिसंबर में होने वाले मेंस अंडर 19 एशिया कप में भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के मैच की बहुत अधिक मार्केटिंग होती है और इन दोनों टीमों के मैच को बहुत अधिक रोमांच से भी देखा जाता है। दर्शक जिस प्रकार से इन दोनों टीमों को आपस में भिड़ते हुए देखते हैं, वो खेल भावना से कुछ अधिक होता है। इन टीमों के मैच के जरिए बोर्ड को भी जबरदस्त फायदा होता है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।